अगर ढंग से कॉन्ट्रैक्ट बनाने हों तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि पार्टीज का माइंड मैच करना चाहिए. वी मस्ट एग्री अपॉन सेम थिंग इन द सेम सेंस एट द सेम टाइम. दो बातें समझ में आनी चाहिए. नंबर वन, या तो किसी की रजामंदी है ही नहीं, या किसी की रजामंदी है बट वो डिफेक्टिव है, कुछ दोष है उसमें, फ्लॉ है, डिफेक्ट है. अगर आपकी हां है ही नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं है. इस केस में अवॉइड एग्रीमेंट is made. What does that mean? अगर किसी की हां है ही नहीं तो कोई लीगल रिलेशनशिप शुरुआत से ही नहीं बनती. अब देखिए, अब जो लोग मिस करते हैं क्लासेस वो लोग मुझे परेशान करते रहेंगे. वॉइड एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होते हैं जिनमें किसी पार्टी की कोई लायबिलिटी नहीं है कोई काम करने की, किसी का कोई हक नहीं है, राइट नहीं है. लीगल रिलेशनशिप नहीं मतलब किसी का कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं, किसी का कोई लीगल राइट नहीं है. वॉइड एग्रीमेंट्स वो होते हैं जिनमें रिलेशनशिप शुरुआत से ही, इनिशियल स्टेज से ही बनती नहीं है. उसको बोलते हैं वॉइड एब इनिशियो. इनिशियो कम्स फ्रॉम द वर्ड इनिशियल. शुरुआत से ही जो खाली है, खोखी है, खोखी, थोथी है, थोथी. थोथी क्या होता है? थोथी मतलब एम्प्टी. देयर इज नथिंग, नो लीगल रिलेशनशिप. तीन टर्म सिखाई थी. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बन तो जाते हैं, शुरुआत में एकदम लीगल रिलेशनशिप होती है बट बाद में कोई सिचुएशन ऐसी पैदा हो जाती है कि वो इनवैलिड हो जाता है. और फिर मैंने एक टर्म सिखाई थी, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. हर क्लास में रिपीट करना पड़ता है. हर क्लास में एक दो आदमी घुस आता है, अब इस क्लास में दो तीन आदमी गायब हो जाएगा, ये चल रहा है बस. ऐसे क्लास नहीं होता प्रोफेशनल कोर्स का. आपका कुछ भी छूट जाए, प्रोफेशनल कोर्स का क्लास नहीं छूटना चाहिए. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो बने हैं बट कुछ दोष है और कोई पार्टी जो है जिसके साथ गलत हुआ है वो उसको अवॉइड कर सकती है. तो जिसे अवॉइड किया जा सके वो अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है. तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि अगर आपकी रजामंदी हां है ही नहीं, एब्सोल्युटली एब्सेंट, अवॉइड एग्रीमेंट इज मेड मतलब कोई लीगल रिलेशनशिप बनता ही नहीं है शुरुआत से. जरा देखिएगा, ये दो सिचुएशन में होता है. दिस हैपेंस when there is a bilateral mistake. बायलैटरल का मतलब क्या होता है? द्वि मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्ट में दो सेट ऑफ पार्टीज होती है, एक जो ऑफर देती है, दूसरी जो एक्सेप्ट करती है. तो अगर दोनों ने मिस्टेक की है, ऑफर देने वाले ने और एक्सेप्टेंस करने वाले ने, तो मिस्टेक बायलैटरल मिस्टेक हो जाती है. यूनी का मतलब होता है वन. यूनिलैटरल मिस्टेक मतलब वन पार्टी मेकिंग मिस्टेक. बाय का मतलब होता है टू. हिंदी का वर्ड होता है ना द्वि, वो द्वि तो अंग्रेज लोग बोल नहीं सकते थे इसलिए उसका बाय कर दिया. थ्री का ट्राई कर दिया. आप अंग्रेज को बोलो चतुर्थ बोल दे, चतुर्थ, उसकी जीभ जो है ऐंठ जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी. तो उन्होंने क्वाड्रा या क्वाड्री कर दिया उसका. पंच बोलो आप, पंच, वो लोग बोल दिए, बोला वो पेंटा है. अब अंग्रेज को बोलो जरा षष्ठ, संस्कृत का षष्ठ बोल के बता, नहीं बोल सकेगा.
तो उसका उन्होंने हेक्सा कर दिया. नो प्लीज वेट. हेक्सा कर दिया. तो सप्तम का सेप्टा कर दिया, अष्टम का ऑक्टा कर दिया. द्वि बोला नहीं जाता था, इसलिए उन्होंने उसका बाय कर दिया. तो मैं आपको इतनी मेहनत से क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आप में से कई लोग इतने बॉडम हैं, इतने इडियोटिक हैं कि उनको याद नहीं रहेगा कि बायलैटरल मीन्स डबल साइडेड. सो व्हेन आई से बायलैटरल, इट मीन्स टू साइडेड. So in this case, a void agreement is made कहाँ? जहाँ पर consent is absent altogether. This happens when there is a bilateral mistake. ये वाले केस में ये बोला मैंने. यहाँ कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं. बेटा आ जाओ. Where is that girl? Come in. You don't have college at this time. You're late almost every day. And reason you cite up traffic, this, that. If these people can come, even you can come. Please try coming on time so that you don't miss anything. So, अगर मैं एक एग्जाम्पल देता हूं जहां void agreement क्यों है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं. गवर्नमेंट का गोडाउन है. सिचुएशन देखिएगा, गवर्नमेंट का गोडाउन. जितना भी माल आता है ना, इंपोर्ट होता है, वो गवर्नमेंट के गोडाउन में तब तक पड़ा रहता है जब तक पार्टी अपने माल की इंपोर्ट ड्यूटी का पेमेंट नहीं कर दे. सो मैंने 5 करोड़ के गुड्स मंगाए, उन पर इंपोर्ट ड्यूटी लगने वाली है 30%. 5 का 30% होता है 1.5. मैं 1.5 करोड़ रुपया दूंगा कस्टम डिपार्टमेंट को, तो जाकर माल वो छोड़ेंगे. एंड आई डोंट हैव 1.5 करोड़. आई डोंट हैव इट. मेरे पास है नहीं. तो अगर मेरे पास 1.5 करोड़ नहीं है, बोलिए भाई. सर स्टूडेंट डिफरेंशिएशन देखने आए वहाँ पे, डिफरेंशिएशन फाइल वहाँ पे नहीं. अभी बाद में बात करते हैं, रुकने को बोलिए. नाउ ये देखिए. सो मैं बोल रहा था कि 1.5 करोड़ मेरे पास है नहीं. मैंने क्या किया, इनको पकड़ा, इनको बोला मेरा कुछ माल आया हुआ है, खरीदेगा क्या? देखिए मुझे माल की कॉस्ट कितनी पड़ गई, 5 करोड़ प्लस 1.5 करोड़ इंपोर्ट ड्यूटी. मैंने इसको पूछा खरीदेगा? बोलेगा सैंपल दिखा. तो मैंने गोडाउन वालों से पूछा, कैन आई टेक अ पार्टी टू द गोडाउन and can show him the goods? They said, हाँ, you can do that. You are not allowed to take the goods, but you can go and take a party. तो मैं क्या सोच रहा था कि इसको ले जाऊं, ये सैंपल को अप्रूव कर दे, मुझे एडवांस ये देगा, उसकी मदद से मैं गुड छुड़ा लूंगा. आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? बिजनेस सेटअप क्या है, समझ में आया? अगर आपका इंक्लिनेशन नहीं है, दिमाग नहीं है, ये सब सुनने का इच्छा नहीं करती है जो मैं बोलता हूं, कॉमर्स से निकल जाइए. बिकॉज रियल लाइफ सिचुएशन में जब तक नहीं डलेंगे तब तक कुछ नहीं सीखेंगे. चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, ये सब का मतलब क्या कि जो धंधा करते हैं लोग स्मार्ट लोग हैं, आप उनके बाप हैं. यू हैव टू बी 10 times स्मार्टर देन पीपल हु डू बिजनेस. कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? सो आपकी मेंटालिटी ऐसी होनी चाहिए कि ओके, कुछ भी कमर्शियल सेटअप का डिस्कशन हो रहा हो, आप तुरंत भागकर उसको ग्रैब कर लें. तो लोग करते हैं ऐसा. गोडाउन में माल पड़ा है, 1.5 करोड़ की इंपोर्ट ड्यूटी देने के लिए पैसा नहीं है, कोई बात नहीं. पार्टी को ले गया, सैंपल दिखाया,
बोला हाँ ठीक। बोला एडवांस कर कुछ, इससे 2 करोड़ दिया, मैंने उससे 1.5 करोड़ की पेमेंट की, माल छूट गया, माल उठाकर इसको दे दिया। यू सी कितना अच्छा सेटअप है। एंड रिमेंबर, जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, माल किसी के भी गोडाउन में पड़ा हो, सैंपलिंग के लिए ये किसी पार्टी को लेकर जाना और दिखाना अलाउड होता है, नॉलेज में रखिएगा। खैर हमारे केस में क्या हुआ, मैं अपने माल को ढंग से आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, बहुत सारे गुड्स पड़े थे वहां पे, तो मेरे को लगा ये मेरे गुड्स हैं। इनवॉइस पे नंबर था 32659 और वहां पे था 32653, 9 कहीं और पड़ा था, दूसरी तरफ पड़ा था। तो मैंने सैंपल इनको अप्रूव करा दिया, इन्होंने भी मैच करके देखा, बोला हाँ ठीक है, नंबर ठीक है। इन्होंने भी ढंग से देखा नहीं, ये भी मतलब चाहते तो पकड़ सकते थे, बट इनसे भी मिस्टेक हो गया, मुझसे भी हो गया। हमने उनका उस गुड्स का सौदा कर लिया जो मेरे है ही नहीं, वो गुड्स का सैंपल दिखा दिया। मतलब मिस्टेक किसकी है, मेरी भी है और इसकी भी है, बायलैटरल मिस्टेक है जी। तो क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, वॉइड एग्रीमेंट, कोई लीगल रिलेशनशिप नहीं। सर इसका इंपैक्ट क्या हुआ, इंपैक्ट मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि बायलैटरल मिस्टेक पर कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं। और एग्जांपल ले लीजिए, मैं बताता हूं बायलैटरल मिस्टेक का एग्जांपल। मेरा एक घर है दिल्ली में, इनको मैं लास्ट ईयर दिल्ली ले गया था, ये मेरे फ्रेंड है, घर में ही रहे भी थे 3-4 दिन, मैं तो कैलकाटा में ही रहता हूं। मैंने एक दिन इनको ऑफर दिया, भाई वो दिल्ली वाला घर तेरे को बेचना चाहता हूं, मैं तो किसी को बेचना चाहता हूं, 2 करोड़ में बिक जाए तो कितना अच्छा हो। आपने बोला 2 करोड़ में, मैं खरीदने को राजी हूं, और हमने सौदा कर लिया। सौदा कौन सी तारीख को हुआ थी, आज क्या डेट है, 7 फरवरी को हमने भाई उधर एग्रीमेंट कर लिया कि मेरा घर 2 करोड़ में खरीदेंगे। इनको भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है कि कल रात को तेज बारिश में मेरा घर बह गया है, बाढ़ आई वहां पर, और दिल्ली आउटस्कर्ट्स पे था, वो बह गया। तो ही इज मिस्टेकन अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। ये देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट मैटर। So what is meaning of subject matter? The main element in a deal. दो सिचुएशन है जी, in a trading deal सब्जेक्ट मैटर क्या होता है जी, गुड्स, गुड्स को बोलेंगे सब्जेक्ट मैटर। इन अ नॉन ट्रेडिंग डील, ट्रेडिंग डील नहीं है, बाइंग सेलिंग से रिलेटेड नहीं है, व्हाट कैन बी सब्जेक्ट मैटर, जो काम करना है, जो काम करना है, जो पार्टी ने बोला भाई प्रॉमिस किया एक दूसरे को, वो सब्जेक्ट मैटर है। बट एक ट्रेडिंग डील में सब्जेक्ट मैटर हमेशा गुड्स होता है। सब्जेक्ट मैटर मतलब वो चीज जिसके अराउंड कॉन्ट्रैक्ट बना है, जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बना है, उसको सब्जेक्ट मैटर बोलते हैं। समझे आप? अब आप देखिएगा, तो अगर मैं आपको एग्जांपल क्या दे रहा था कि आपको भी नहीं पता, मुझको भी नहीं पता, दोनों को मिस्टेक है, दोनों बिलीव करते हैं हाँ घर सही सलामत है, बड़ी अच्छी भाई उधर कंस्ट्रक्शन वगैरह थी, इनको और मुझको दोनों नहीं पता, कल रात को तेज बिजली कड़की थी, बिजली गिरी घर पर और घर पूरा जल गया, पता ही नहीं हम दोनों।
और हमने तो आज कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश की, बना क्या? नहीं नहीं नहीं, वॉइड एग्रीमेंट, कंसेंट। बायलैटरल मिस्टेक से भी याद रखिएगा ये कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं है, वॉइड एग्रीमेंट होता है। फर्स्ट पॉइंट, नॉन एस्ट फैक्टम। लैटिन फ्रेजेस कुछ आने चाहिए। दिस इज अ वेरी कॉमन फ्रेज। नॉन एस्ट फैक्टम मीन्स ये मेरा कागज नहीं है, ये मेरा डॉक्यूमेंट नहीं है। बोला तुम तो साइन किया, बोला नहीं साइन किया होगा बट ये वो डॉक्यूमेंट नहीं है जिस पर मैंने साइन किया। तो क्या नकली नकली सिग्नेचर? नहीं। बोला मेरा माइंड अगर उसको पता होता कि डॉक्यूमेंट में लिखा क्या है, साइन ही नहीं करता। एक बड़ा फेमस केस है जिसका नाम मैं आपको अभी बताता हूं, बाद में भी बताता हूं, लोग फिर भी नहीं करते हैं। भाई नॉन एस्ट फैक्टम के लिए और नंबर 1 के लिए केस रेफरेंस है बालादेवी वर्सेस एस मजुमदार, बंगाल का केस है जी। भाई इस केस में हुआ क्या था, एक बूढ़ी विडो थी, हस्बैंड को मरे काफी साल हो गए थे। हस्बैंड जमींदार था, बड़े पैसे थे उसके पास, बड़े बड़े खेत खलिहान, बड़ी फील्ड्स, बहुत अमीर आदमी था। तो दिस विडो वाज वेरी रिच। तो अब ये तो खेत वगैरह देखने जाती थी, नहीं थी मैनेज करने के लिए। इसने एक भतीजा एम्प्लॉय कर रखा था, इसका भतीजा था, भतीजा होगा भांजा होगा मुझे नहीं पता, नाम उसका एस मजुमदार था। तो एस मजुमदार ने किया क्या, एक पेपर बनाया, कागजात तैयार किए, जिसमें लिखा था कि मैं बुढ़िया, जो भी उसका नाम था, बालादेवी नाम था, कि मैं बालादेवी अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने भतीजे एस मजुमदार के नाम कर रही हूँ, उसको गिफ्ट कर रही हूँ। ऐसा करके एक डॉक्यूमेंट उसने तैयार कर लिया। बूढ़ी लेडी जो थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ थी, थोड़ा दिखता भी कम था उसको। तो उसके पास वो डॉक्यूमेंट ले गया और जाकर बोला, चाची चाची या मामी मामी जो भी, ये ना हमें थोड़ा ये काम करने में ट्रबल हो रहा है, तो ये आप लीगल पेपर साइन कर लो, तो हम लोग वो जो आदमी प्रॉब्लम कर रहा है हम लोग उस पर केस वेस फाइल कर सकेंगे। ये आप परमिशन साइन कर रहे हो कि हम लोग उस पर केस फाइल कर सकते हैं। तो ऐसा बोलकर उसने वो बूढ़ी लेडी से पेपर साइन करा दिया। पेपर साइन हो जाने के बाद भाई उधर उसने क्या किया, 6-7 महीने चुप करके बैठा रहा। फिर एक दिन अचानक वो चाची मामी जो भी थी बाला देवी, उसको निकाल कर बाहर फेंक दिया, बोला चल निकल। 5-6 महीने तक तो ठीक रहा, फिर बोला मैं तो मालिक हूं, चल निकल यहां से। तो बाला देवी ने केस किया था, किसने मेरी प्रॉपर्टी इस तरह से ले ली है। मामला कोर्ट में गया। कोर्ट में बाला देवी ने एविडेंस प्रोड्यूस किया, उसने विटनेसेस बुलाए जिन्होंने एस्टैब्लिश किया कि नहीं इसको पढ़ना लिखना नहीं आता है। जब ये पेपर साइन कराने आया था तो ये सब बातें हुई थी। उसे और भी तरीके से प्रूव किया, मेरा कोई इंटेंशन था ही नहीं इसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का। उसे जज को बोला दिस इज नॉट माई डॉक्यूमेंट एट ऑल, अगर मुझे पता होता तो मैं अपना बुरा हाल करवाती, प्लीज। तो कोर्ट ने बोला ये जो सिग्नेचर है इसका होने के बावजूद, थंब इंप्रेशन बूढ़ी औरत का होने के बावजूद प्रॉपर्टी भाई तेरे को ट्रांसफर नहीं हो सकती, बिकॉज वो एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट है। सो साइन करने वाले का अगर मन, माइंड, दिमाग और उसका सिग्नेचर दोनों साथ ना हो
तो नॉन एस्ट फैक्टम के बेसिस पर, बट आपको प्रूफ करना पड़ता है। प्रूफ किसको करना पड़ा था? बाला देवी को। उसने प्रूफ किया कि had she known कि what document is this, she would have never signed. She said it's my thumb impression, my signature, but it's not my document. नॉन एस्ट फैक्टम के ग्राउंड पर एग्रीमेंट वॉइड करार दिया गया, बुढ़िया ने एस्टैब्लिश किया। देखिए, ये समझना है, नॉर्मली ज़्यादातर सिचुएशन में, लॉ में बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, जो बोलता है ना, हाय मेरे साथ अन्याय हुआ, मुझे न्याय दो, उसी को कोर्ट में प्रूफ करना पड़ता है कि उसके साथ अन्याय कैसे हुआ। नहीं तो क्या होगा, कोई भी खड़ा होके बोल देगा भाई मेरे साथ अन्याय हुआ, आई वॉन्ट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। नहीं भाई, प्रूफ कर कि तेरे साथ अन्याय कैसे हुआ। व्हाट इज ओनस? ओनस इज बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो बर्डन या रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओनस बोलते हैं। नॉर्मली यूसेज क्या है, क्या देखेंगे हम? बर्डन ऑफ प्रूविंग। ये बता रहा हूं, लाइज ऑन द पार्टी हु वांट्स अ रिलीफ in a contractual situation. किसी कॉन्ट्रैक्चुअल सिचुएशन में जब किसी पार्टी को रिलीफ चाहिए होता है, जिसको रिलीफ चाहिए वो कोर्ट में प्रूव करे भाई अन्याय कैसे हुआ। कैन वी अंडरस्टैंड? हाँ जी सर, कोई एक्सेप्शन होती है प्रिंसिपल की? हाँ होती है ना। ये ऑर्डिनरी आदमी है भाई, गुंडा बदमाश नहीं है। इसने मुझे जबरदस्ती गन दिखाई या डराया धमकाया और मैंने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। कोर्शन बोलते हैं उसको, अभी आएगा। तो मैंने भाई कोर्ट में बोला मेरे साथ कोर्शन हुआ है, इसने ऐसा ऐसा किया था। कोर्ट मेरे को ही बोलेगा प्रूफ करने के लिए। बट मान लीजिए ये जो है मस्तान है, नाम इसका हाजी मस्तान, नोटेड क्रिमिनल है, हिस्ट्री शीटर है, हिस्ट्री शीटर। पुलिस स्टेशन में इसके भाई रिकॉर्ड्स हैं। तो अब अगर मैं इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूं और बोलता हूं जज साहब इसने मेरे साथ ऐसा किया, तो मे भी नॉर्मली कोर्ट मुझे ही बोलेगा कि भाई तू बोल रहा है ना अन्याय हुआ, प्रूफ कर कैसे हुआ। यहां पे इसको कोर्ट बोल सकता है कि भाई जरा तो हिस्ट्री बहुत खराब है। बोला नहीं, अब मेरा पास्ट ऐसा था, प्रेजेंट में शरीफ हो गया हूं। कोर्ट में टेल हिम तू प्रूफ कर कि तूने भाई इसको डराया धमकाया नहीं। ऐसा होता है, रेयरली होता है। तो नॉर्मली रूल क्या है लॉ में, याद रखिएगा, मोटा सा रूल, जो बोले तकलीफ कोर्ट उसको बोलेगा भी बता कैसे तकलीफ, प्रूफ कर कैसे तकलीफ। समझे आप? ओके। ओनस, बर्डन या रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब भाई हमारी डिस्कशन चल रही थी, कंसेंसस एड इडम भाई, उधर हम बात कर रहे थे। ये सिचुएशंस जो हैं 5 मिस्टेक सर दोनों में कॉमन है। हाँ जी, इन 5 सिचुएशन में अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। इसमें क्या हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं था भाई, नो कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। कोई कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। और इसमें अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब, अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज मेड मतलब अ कॉन्ट्रैक्ट
is made which is improper, invalid, ठीक नहीं है, and may be avoided at option of a party. मतलब क्या? So long as it is not avoided, it is regarded as valid. It is regarded as valid. आज जब आप इसका मूवमेंट करेंगे, स्क्रॉलिंग मूवमेंट, तो देखिए मैंने कुछ चीजें बाद में ऐड ऑन की, जैसे मैंने ये ऐड ऑन की बाद में, मैंने ऐड ऑन किया भाई उधर, ये आपने लिखा होगा इन सबको, हैड यू रिटन ऑल दिस? तो अगर मैंने ऐड ऑन की है तो आपको भी ऐड ऑन करनी पड़ेगी. यू शुड ऐड इट टू योर नोट्स. आप ये समझिए कि अगर ये 5 कारणों से कॉन्ट्रैक्ट आप बोलते हैं तो बन तो गया है, बट वो डिफेक्टिव है. कभी भी कोई भी पार्टी अवॉइड कर सकती है. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनने की, ये देखिएगा, voidable contract, that is a voidable one, are made in 3 situations. 3 situations में बनते हैं. Number 1, coercion, fraud, misrepresentation, undue influence, mistake occurs, or promiser is ready to perform but promisee prevents performance. आपको याद तो नहीं होगा, बट आपको याद होगा मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि मैं इलेक्ट्रीशियन हूं, मैंने प्रॉमिस किया मैं 10 दिन के अंदर आपके घर का पूरा इलेक्ट्रिकल फिटिंग कंप्लीट कर लूंगा, 1 लाख लूंगा अपनी सर्विस के लिए. एग्जाम्पल दिया था. तो मैं आपको कुछ वायदा कर रहा हूं, तो मैं कौन हुआ? प्रॉमिसर. आप कौन हो गए? प्रॉमिसी. मैंने 2 दिन काम किया, 20% काम किया. 1 दिन काम करने आया, 2 दिन के बाद आपने काम नहीं करने दिया. ये बहाना वो बहाना नहीं, ये नहीं, ठोक पीट नहीं, कभी कुछ है. मैंने बोला था अभी वो क्या एग्जाम्पल दिया था, रिलीजियस एग्जाम्पल दिया था, अभी श्राद्ध चल रहे हैं, ये है वो है, नहीं करते हम लोग. इरिटेट हो गया, 15 बार घुमा दिया. तो आई हैव 2 ऑप्शन. चाहूं तो कंटिन्यू करूं, चाहूं तो अवॉइड कर दूं. क्यों? क्योंकि मैं प्रॉमिसर रेडी हूं अपना काम करने के लिए, बट प्रॉमिस ही मुझे मेरा काम करने नहीं दे रहा, इज प्रिवेंटिंग मी फ्रॉम वर्किंग. सो मैं चाहूं तो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर लूं, चाहूं तो अवॉइड कर लूं, इसलिए अवॉइडेबल हो गया. ये हम लोग अभी डिटेल में देख रहे हैं. ये दोनों नंबर 2 और 3 दोनों हम लोग फर्स्ट क्लास में ही कर चुके हैं. सर हम फर्स्ट क्लास में नहीं था, तो गोचू तेरे लिए तो कर रहे हैं. 5-6 लोग तो आपने फर्स्ट क्लास में नहीं था. क्या जी? प्रॉमिस does not perform in time. So promisee may continue या may avoid contract.
आपको एग्जाम्पल दिया था, मैंने प्रॉमिस किया था माल 7 फरवरी 12 बजे तक पहुंच जाएगा कॉन्ट्रैक्ट में, और मैं माल 10 फरवरी को अगर लेकर आऊं तो आपके पास क्या ऑप्शन है? चाहो तो रख लो, चाहो तो बोल दो भाई लेट हो गया, डिलीवरी तो 7 फरवरी 12 बजे तक करनी थी, यू मे अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। तो 3 कारणों से वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड किए जा सकते हैं। अब हमने इन टर्म्स को ध्यान से देखना है। ये टर्म्स ये सब हैं क्या? कोअर्शन का जो मीनिंग है ना, मीनिंग वो हमने लिखा था शॉर्ट में, आज डिटेल्स में भाई देखने की जरूरत है। सर क्यों? जब चैप्टर कराएंगे तब डिटेल में नहीं आएगा। भाई साहब चैप्टर्स कोई भी चालू होने के पहले, एक भी चैप्टर चालू करे, मैं चाहता हूं हमारी वोकैबुलरी बिल्डअप हो जाए। ये देखिएगा, मैंने आपको बताया था पीछे, कोअर्शन में फोर्स की आवाज सुनाई पड़ेगी। आपको बोलूं कोअर्स, तो शोर किसका सुनाई पड़ेगा? तो कोअर्शन का मतलब क्या है? फोर्सेडली, सर जोड़ जबरदस्ती से, हाँ, फोर्सेडली मेक समवन एंटर into an agreement. Forcibly make someone enter into an agreement. किसी को जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा रहे। How do you do that? There are 3 ways of doing it. Okay. By doing a criminal act, that is an act which is not allowed, जिसको करने की मनाही है, निषेध है, निषेध, an act prohibited by क्रिमिनल लॉ ऑफ कंट्री, कंट्री का जो क्रिमिनल लॉ है, क्राइम से रिलेटेड लॉ है, जो काम करने को मना करता है वो काम करके राजी कराया। सर एग्जाम्पल देंगे? हाँ जी, ऑफर दिया, बोला ये भाई एक्सेप्ट कर लो, 3 दिन का टाइम देता हूँ एक्सेप्ट कर। सेकेंड ही पहुंच गया, बोला क्या एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं? बोला कल बताऊंगा। बोला अच्छा कल बताएगा। दनादन उसको मारना चालू कर दिया। बोला कल बताएगा, हाँ अभी बता नहीं तो और मारूंगा। सो आई एम डूइंग एन एक्ट फॉरबिडन बाय क्रिमिनल लॉ ऑफ कंट्री। और भाई थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग मतलब क्या जी? भाई उधर धमकी देना, धमकी समझते हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा, थ्रेटनिंग, धमकी लिख रहा हूं। टू डू एन एक्ट forbidden by criminal law of country, किया नहीं है, बोला कर देंगे। क्या एग्जाम्पल? बोला ये मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर ले। बोला और एक्सेप्ट कर लियो, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, तेरी फैमिली को, तेरे बच्चों को, उनको नुकसान पहुंचाऊंगा मैं। क्या किया? ये राजी हो गया। क्या जी? कोर्शन। कॉन्ट्रैक्ट बना, बन तो गया, बट अगर ये कोर्ट में चला जाए, मान लीजिए इसने हाँ बोल दिया, साइन वाइन कर दिया, अब उसके बाद इसने अपनी सिक्योरिटी का इंतजाम कर लिया और कोर्ट में केस फाइल किया,
कि जज साहब मैं कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड करना चाहता हूं, मुझे अवॉइड करने दिया जाए। कोर्ट ने बोला क्यों? बोला ये बेरी ने इस तरह से मुझे डराया धमकाया था। तो कोर्ट बोलेगा तू प्रूव कर सकता है कि बेरी ने तेरे को डराया धमकाया था? बोला हाँ मैं प्रूव कर सकता हूं। बोला फिर तेरे को रिलीफ मिल जाएगा, और अगर तू प्रूव नहीं कर पाया तो फिर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। बिकॉज तू बोल रहा है तेरे साथ अन्याय हुआ है, तो तू ही प्रूव कर। कहां पर बेरी को प्रूव करने को बोलेगा? जहां बेरी एक नोटेड क्रिमिनल है, वहां हो सकता है मुझे बोल दे, बट इसी को बोलेगा जो रिलीफ मांगता है। कुछ समझ आया? तो सर ये सब हम कब करेंगे? अरे जब चैप्टर्स करेंगे तब होता है। लोगों को अभी समझ में आता है बोलने पर, जब खुद पढ़ते हैं तो समझ क्यों नहीं आता है? बिकॉज उनकी वोकैबुलरी पुअर होती है। भुगतिएगा मत, तुम्हारा दोस्त आया नहीं गुलाब चंद, एक्चुअली क्या है, हम में से जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल से आए होते हैं ना, उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल औरों से अलग होता है। उनको लगता है हाँ यार वी अंडरस्टैंड, वी रीड। यू हैव टू अंडरस्टैंड लॉ इज नॉट अबाउट इंग्लिश, इट्स नॉट ओनली अबाउट इंग्लिश, इट्स अबाउट योर हार्ड वर्क। यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। जब आप पढ़ने बैठे ना, अभी हमने सब्जेक्ट भी चालू नहीं किया, जब आप पढ़ने बैठे एक एक लाइन पढ़ने पर खुद समझ में आनी चाहिए, तब जाके आप लॉ की प्रिपरेशन कर पाएंगे। नहीं तो एग्जाम में क्या होगा, क्वेश्चन लिखा होगा, वो बोल कुछ रहा होगा, आप समझ पता नहीं कुछ और रहे होंगे। सो वी डोंट वांट दैट टू हैपन। इसलिए इतना एम्फेसिस करके 6 घंटे हो गए जी अपने को ये करते हुए। 3 क्लास की ना हमने, या 2? तीसरी चल रही, 5 घंटे हो गए। 9 या 10 घंटे की वोकैबुलरी बिल्डिंग के बाद आप शेर हो सकते हैं। आप चैप्टर में मूवमेंट करेंगे तो जो मैं टेक्निकल साइड बोलूंगा उस पर कंसंट्रेट करेंगे, नहीं तो क्या होगा, वो वोकैबुलरी में ही लॉस्ट होके वहीं पे पस्त हो जाएंगे। टेक्निकल साइड आपको दिखेगी नहीं, भारी लगेगा। ओके, नाउ डूइंग अ क्रिमिनल एक्ट, अच्छा ये तो हो गया। थ्रेटनिंग टू डू एन एक्ट फॉरबिडन बाय क्रिमिनल ऑफ कंट्री, ये देखिए पहला नंबर 1। दूसरा कैसे फोर्स करते हैं, डिटेनिंग, others' property unjustifiably, मेरे पास आपकी एक चीज है, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि वो मेरे पास है। मैंने आपको एक ऑफर दिया और आपको बोला भाई एक्सेप्ट कर ले, और एक्सेप्ट नहीं करेगा तो चीज तेरी रख ली है, वापस ही नहीं दूंगा। तो आपसे जबरदस्ती एक्सेप्ट करा लिया। डिटेनिंग मीन्स कीपिंग। इनका एक कुत्ता है, या इनके पास भाई उधर एक एनिमल है, रेयर एनिमल, जो गवर्नमेंट से परमिशन लेकर इन्होंने अपने पास रखा हुआ है। कछुआ है, कछुआ 600 ईयर ओल्ड टॉर्टोइस। मैंने बोला देना, मैं अपने बच्चों को दिखाऊंगा। ले गया, उसकी मार्केट वैल्यू भाई उधर 20 लाख रुपए है कछुए की, परमिशन लेके रखा हो। इन्होंने बोला कछुआ, मैंने बोला मैं कछुआ नहीं दूंगा अगर तू ये भाई उधर कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ साइन नहीं करेगा। बोला मैं पुलिस लेकर आऊंगा। बोला पुलिस को मिलेगा नहीं, कछुआ अपने पास थोड़ी रखा है, मैं तो कहीं और रखा हुआ है, तो लेकर आ, पुलिस को ले ही नहीं पाएगा। सो आई एम डिटेनिंग हिज प्रॉपर्टी इन एन अनजस्टिफाइड मैनर एंड मेकिंग हिम एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। नहीं, माय एग्जांपल आर वेरी स्टूपिड बट दे हेल्प यू रिमेंबर कि हाँ भाई नहीं, आपने उसकी प्रॉपर्टी सामने वाले की दबा ली और बोला साइन कर या एक्सेप्ट कर, नहीं तो मैं दबा ही लूंगा इसको। तो यहाँ पे 2, ये 1 2, और ये क्या है जी नंबर 3,
threaten to do one or two, ये लीजिए, या तो क्रिमिनल एक्ट करेगा उसकी भाई धमकी दे रहा है, या तेरी प्रॉपर्टी भाई डिटेन कर लेगा उसकी धमकी दे रहा है। तो ये 3 काम करके आपने अगर किसी को राजी करा लिया कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए तो कोर्शन हो गया। अब आपको ये बात समझनी है, मान लीजिए आपसे जोर जबरदस्ती करके मैंने कॉन्ट्रैक्ट में आपको एंटर करा लिया, और आप कैसे दिमाग के आदमी हो, आपने बोला चल कोई नहीं, बेरी ने गलत किया, बट सही गलत क्या है ऊपर वाला देखता है, कोई बात नहीं, चुप करके बैठे रहे। मैंने गन दिखाई, मैंने इनको मारा, मैंने इनको धमकी दी, बट इन्होंने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा नहीं, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट है? वैलिड है। बट अगर चाहें तो तोड़ सकते हैं, बट तोड़ेंगे तो प्रूफ भी इन्हीं को करना पड़ेगा कि इनके साथ कोर्शन एक्सरसाइज हुआ। सो टिल इट इज अवॉइडेड, इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? सो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्लियर हो गया होगा आपको। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो वैलिड होते हैं अगर उनको अवॉइड नहीं किया गया हो। कोर्शन हो गया जी। नेक्स्ट, फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन, ये दोनों भाई साथ साथ लिखूंगा। फ्रॉड है सर, आप डिफरेंसेस बता रहे, नहीं मैं तो भी नहीं लिख रहा हूं, आप डिफरेंसेस बोले तो और भी लिखने पड़ेंगे। मिसरिप्रेजेंटेशन, भाई इसका किस्सा समझिएगा। फ्रॉड इज stating something false, untrue, with a deliberate intention to deceive. वर्ड डेलिबरेट का मतलब सोचना समझना। डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर, जानकर, बूझकर, जिसको हम बोलते हैं भाई उधर इंटेंशनली किया है, इंटेंशनली डन, पर्पसली किया है। और डिसीव का मतलब क्या जी? चीट करने को डिसीव बोलते हैं, अगर आपकी इंग्लिश इतनी पुअर है तो। डिसीव इज चीट। तो अगर आपने कुछ फॉल्स बोला है, कहा है, और जानबूझ के कहा है, आपका इंटेंशन चीट करने का है, जिसको बोलते हैं भाई पर्पसली लाइड, जानबूझ के झूठ बोला है। इंटेंशन क्या है? सामने वाले को चीट करना है। मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? इनोसेंट लाइज, ट्रू लाइज, दैट इज सच्चे झूठ। तो सर सच्चे झूठ का मतलब what is stated is false, but one who is stating believes it to be true.
जो बोल रहा है वो तो भाई मान के चल रहा है कि ये सच है। एग्जाम्पल सर, मेरी दुकान में एक एप्पल का आईपैड है, एकदम एप्पल कंपनी की पैकिंग है, सब कुछ। कहीं से मैं देख के बता नहीं सकता कि नकली माल है। इंटरफेस भी उसके जैसा वैसा एकदम डिट्टो। तो मैं तो यही सोच के बेच रहा हूं एप्पल कंपनी का आईपैड है, क्योंकि मैंने लिया जिससे, उसने बोला भाई मैं डीलर हूं, मैं उससे लिया बेचने। और जबकि बना वो भाई उधर चाइना में फैक्ट्री में है, अंदर पार्ट्स उसके वो नहीं है जो एप्पल आईपैड के। बट बेचने वाला यही मान के चल रहा है। मान के क्यों चल रहा है? बिकॉज ही बिलीव्स। बोला एप्पल का आईपैड, तो उसने तो गलत बोला, बट वो जो गलत बोल रहा है, ही इज बिलीविंग दैट व्हाट ही इज सेइंग इज ट्रू। भाई क्या जी, स्टेटिंग false or untrue without an intention of cheating, अबोध है, मासूम है, without an intention of deceiving, तो मिसरिप्रेजेंटेशन। इन दोनों ही केसेस में एक पार्टी के साथ अन्याय हुआ। किसके साथ? वो जो कस्टमर है जो मुझसे सामान खरीद के जा रहा है, वो यही सोच के खरीद रहा है एप्पल का आईपैड। अब मुझे पता है, फिर भी मैंने एप्पल का आईपैड बोलकर बेचा, तो मैं फ्रॉड कर रहा हूं। अगर नहीं पता है, आई बिलीव कि यही एप्पल का आईपैड है, तो मिसरिप्रेजेंटेशन हो रहा है। जो भी हो रहा है, तुम्हारा कंसेंट फ्री नहीं है। तुम्हारे पास ऑप्शन है, चाहो तो रख लो। आपको मालूम पड़ गया मान लीजिए बाद में कि ये माल सच्चा माल नहीं है, पर आपने देखा अच्छा ही तो चल रहा, बोला छोड़ कौन जाएगा, क्या वापस करेगा, रहने दे, चल रहा है अच्छा, आई एम सेटिस्फाइड। तो आपने कैंसिल नहीं किया, या आप चाहो तो कैंसिल कर दो, वो आपका ऑप्शन है। कैंसिल करने पर क्या होता है नहीं होता है, वो सब बातें आगे आएंगी। अभी तो इन दोनों का मतलब समझिए। इज इट फाइन? हटा रहा हूं। undue influence, बोला तुम्हारा इन्फ्लुएंस इस पर ठीक नहीं है, तुम बहुत गाली गलौज करते हो, तुम्हारी बुरी आदतें हैं, वो सब बुरी आदतें मेरे भाई को लग गई, तो योर इन्फ्लुएंस इज नॉट गुड। तो इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? इम्पैक्ट, प्रभाव, इफेक्ट। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब इम्प्रॉपर इन्फ्लुएंस, गलत तरीके से आपने प्रभाव डाला है। मतलब आप गलत प्रभाव डालकर कुछ एडवांटेज ले रहे हो। अनड्यू इन्फ्लुएंस में टेक होता क्या है? यू टेक एन अनफेयर एडवांटेज in a contract. Take an unfair advantage in a contract by using one's superior position over the other. एक पार्टी की पोजीशन सुपीरियर है और वो अपनी सुपीरियर पोजीशन को मिसयूज करते हुए सामने वाले के साथ जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सारी अच्छी अच्छी बेनिफिट वाली चीजें अपने फेवर में रख लेता है। क्यों? सामने वाले को जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराया? नहीं नहीं नहीं, सामने वाला भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने को राजी है। प्लीज समझिएगा, कोअर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस में खास फर्क क्या है? दीदी, इसका मतलब है कि सोने में ज्यादा इंटरेस्ट है। इसका मतलब है कि आपका जो हेड है
वो नेक सपोर्ट नहीं कर पा रही और आप थोड़ी देर में लुढ़कने का प्लान बना रहे हैं कि नींद आ जाएगी। ये आलस का सबसे बड़ा साइन है। आपकी जब गर्दन अपने आप सीधा होती है तो एक एक्टिवनेस थोड़ी बहुत इंश्योर्ड होती है उसमें। ये मतलब अभी सो जाएंगे। नाउ आप अनफेयर एडवांटेज लेते हो अनड्यू इन्फ्लुएंस में। इसका मतलब क्या कि भाई दो पार्टीज एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने को राजी हैं, जबरदस्ती किसी को एंटर नहीं कराया, बट एक पार्टी जिसकी सुपीरियर पोजीशन है वो अपनी सुपीरियर पोजीशन का मिसयूज करते हुए सामने वाले के दिमाग को ऐसा कंट्रोल करती है कि अच्छी अच्छी बेनिफिशियल एडवांटेजियस चीज़ें वो खुद ले लेती है। सामने वाले को कोई खास बेनिफिट नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट में, बट सामने वाला चुप रहता है, बेचारा बोल नहीं पाता है। टेक एन अनफेयर एडवांटेज ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बाय यूजिंग वन सुपीरियर पोजीशन ओवर द अदर। द पार्टी इन सुपीरियर पोजीशन dominates you can say control the will of other। सामने वाले की जो इच्छा है या इच्छा शक्ति है उसको कंट्रोल कर लेता। सर ऐसा लग रहा है जैसे हिप्नोसिस हो रहा है सर, कोई सम्मोहन कर रहा है। नहीं, पोजीशन ऐसी है कि पार्टी इन द इंफीरियर पोजीशन चुप, बोल नहीं पाएगी, जिप जिप। द पार्टी इन सुपीरियर पोजीशन डोमिनेट्स द विल ऑफ अदर एंड टेक्स मैक्सिमम बेनिफिट एट द एक्सपेंस ऑफ साइलेंस ऑफ अदर। सामने वाले की चुप्पी के कारण ये एडवांटेज ले पाता है। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं आप समझें कि कोवर्शन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराने के लिए फोर्स यूज किया जाता है। यहां पर पार्टी रेडी है कॉन्ट्रैक्ट करने के साथ, बट आप अनफेयर एडवांटेज लेते हो कॉन्ट्रैक्ट में और सामने वाला चुप रह जाता है। क्यों? हाउ पॉसिबल? तीन कारण होते हैं। One has where one has apparent का मतलब क्या होता है? ऑब्वियस। ऑब्वियस मतलब सबको पता है। When one has obvious authority over the other, RITY. Sir, example, father and son या मदर एंड सन। आप फादर हैं, मैं आपका बेटा हूं। आपकी उम्र 50 साल, मेरी उम्र 20 साल। सन आपका। फादर सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना चाहता है, कर सकता है। हाँ हाँ, क्या प्रॉब्लम। और कॉन्ट्रैक्ट में सारे बेनिफिट फादर ले लेता है, सन को कोई खास बेनिफिट नहीं होता है। सन चुप क्यों है? बोल क्यों नहीं रहा है? बोल नहीं पाएगा, उसको डर है कि अगर बोला तो पिताजी बोलेगा, ओए इतने साल पाल पोस के बड़ा किया तेरे को, अब फादर को थोड़ा बेनिफिट हो रहा है तो तू जबान खोल रहा है, जबान लड़ा रहा है, बदतमीज। ऐसा डर है पापा कहीं बोल ना दे, इसलिए चुप करके कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करने लगता है। फिर बीच में एग्जीक्यूशन के दौरान सन को रियलाइज होता है, नहीं यार मेरे साथ तो बहुत अन्याय हो जाएगा, तो परफॉर्मेंस रोक देता है, कोर्ट में जाता है, कोर्ट को बोलता है जज साहब ऐसी ऐसी बात है।
तो जज देखता है हाँ एक पार्टी की सुपीरियर और एक की इंफीरियर पोजीशन, एक की अथॉरिटी ओवर द अदर, तो बोला प्रूफ कर कि जो फादर ने किया उससे तेरे को नुकसान हो रहा है, अनरीजनेबल काम कैसे हुआ। रिलेशनशिप तो ठीक है, हमें दिख ही रहे, तो अगर मैं एस्टैब्लिश कर दूं, कन्विंस कर दूं जज को, तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड करने दिया जाएगा कि मेरे साथ अनजस्टिफाइड हुआ है। सर और एग्जाम्पल, फैमिली डॉक्टर एंड पेशेंट। हमारे फैमिली डॉक्टर हैं जी मिस्टर गुर्तू, बहुत ख्याल रखा, दादाजी के टाइम से भाई आते थे वो हमारे साथ किसी मैटर पर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सारी अच्छी अच्छी एडवांटेज वो ले लेते हैं, हम लोगों को खास बेनिफिट नहीं, फिर भी हम लोग चुप क्यों हैं, एहसान तले दबे हुए हैं। हमारी फैमिली में रात को कोई 11 बजे भी बीमार होता है तो गुर्तू को फोन करने से आ जाता है। फॉर अस ही इज लाइक अ गॉड, हमारे लिए भगवान की जैसा है वो। दर्द का निवारण करने के लिए भाई जब बोलिए आ जाते हैं डॉक्टर साहब, उनकी अथॉरिटी है हम पर। तो यहाँ अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है अगर वो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करें और कुछ अनरीजनेबल टर्म्स हों, जिससे भाई उधर डॉक्टर साहब कोई फायदा और हमें कुछ खास फायदा ना हो रहा हो, बोलेंगे अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हुई है। लॉ इज अ टेक्निकल सब्जेक्ट, आपको जो भी बोला जाए वो समझ में आना बहुत जरूरी है, हर एक चीज जरूरी है, हर एक वर्ड जरूरी है, हर एक दोस्त जरूरी नहीं है, क्योंकि हर एक फ्रेंड नेसेसरी नहीं होता है, याद रखिएगा। बना दिया उल्लू बनाने के लिए पब्लिक को, फ्रेंड्स ही बर्बाद करते हैं और फ्रेंड्स ही आबाद करते हैं। अच्छे फ्रेंड्स रखिए, ऐसे रखिए जो मेहनत करते हुए आपको दिखते हैं, ऐसे लोगों को दोस्त बनाइए जो भाई आपको देखकर लगता हो कि यार इस आदमी का फिक्स फोकस है कि इसको ये अचीव करना है और ये उस डायरेक्शन में काम कर रहा है। ऐसे लोगों से प्रेरणा लीजिए। वो फ्रेंड्स जो आपको घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं, मस्ती करा रहे हैं, अच्छे जोक सुनाते हैं जिनको भाई उधर सुन के आपको गुदगुदी होती है, उन सब से दूर रहें, कोई काम नहीं आएंगे ये लोग आपकी लाइफ में। भाई उधर खुद आपका फोकस और डिसिप्लिन काम आएगा, नथिंग एल्स इज गोइंग टू हेल्प। ओके, वेयर a fiduciary relationship exists। fiduciary का मीनिंग हमने पिछली क्लास में लिखा था, one which is based on trust and confidence। एग्जाम्पल, लॉयर एंड क्लाइंट, मैंने बताया था ना, मेरे वकील साहब हैं, मेरे सही गलत सब कामों की इंफॉर्मेशन उनके साथ में शेयर करता हूँ, उनको कॉन्फिडेंस में लेता हूँ। फिड्यूशरी मतलब बेस्ड ऑन ट्रस्ट ऑन कॉन्फिडेंस। दोबारा लिखना पड़ेगा क्या? नहीं। तो लॉयर एंड क्लाइंट, अगर वो लॉयर मेरे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है और कुछ एडवांटेज मुझसे लेता है तो मैं उसको ना नहीं बोल पाऊंगा। और भाई मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड पेशेंट, आपकी उम्र हो गई थी 45 ईयर्स, एक्सरसाइज करते नहीं, ट्रबल हुआ एक दिन, थोड़ा सीढ़ी चढ़ते चढ़ते, बोला डॉक्टर को दिखा दें। डॉक्टर के पास चले गए, कंसल्ट किया,
उसने बोला कोई बात नहीं, मेडिसिन खानी चालू कर दो। प्रॉब्लम परसिस्ट की। आपने डॉक्टर साहब को बोला, डॉक्टर साहब, बोला आइए टेस्ट वेस्ट कराते। टेस्ट वेस्ट कराया तो देखा भाई कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है आपका, एंड शायद, कोई ज़रूरी नहीं है, शायद कोई प्रोसीड्योर कैरी ऑन करके वो आपकी जो आर्टरीज वगैरह हैं वो कोलेस्ट्रॉल फ्री करनी पड़ेंगी, थोड़ी क्लियर करनी पड़ेगी शायद। तो अब अगर ये डॉक्टर आपको बोल दे कि भाई ये करना है, तो आप तो भाई उधर उसको ट्रस्ट करते हो ना भाई। आप पे तो समझ नहीं है कि वेदर वो प्रोसीड्योर की ज़रूरत है या नहीं है। आपकी बॉडी को ज़रूरत नहीं थी, फिर भी उसने प्रेस्क्राइब करा दिया और आपका 2.5 लाख रुपए का खर्चा करा दिया। क्या बता रहा हूं, आम बात है। मैं खाली बता रहा हूं कि मेडिकल प्रैक्टिशनर और पेशेंट, इनके बीच में ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस वाला रिलेशन होता है, फिड्यूशरी। लॉयर एंड क्लाइंट, तो इसमें ये लोग जो है अनफेयर एडवांटेज अगर लें किसी भी तरह का, तो इनके लिए लेना बड़ा पॉसिबल है। लेते ही हैं, सारे ही लेते हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट अगर कोई ले किसी तरह का अनफेयर एडवांटेज या कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करे, भाई मेरा सपोजिंगली मैं एक हार्ट सर्जन हूँ, मैंने बहुत लोगों के ऑपरेशन किए, एक का भाई बाईपास किया, वो आदमी एकदम भला चंगा भी नॉर्मल लाइफ जीता है। अब मैं उसके साथ कुछ बेचने खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करूँ ना, और मैं एडवांटेज लूँ, तो वो आदमी कुछ बोल नहीं पाएगा, बिकॉज उसको तो यही दिमाग में है कि भाई डॉक्टर साहब ने मेरी जान बचाई थी, आई एम इंडेप्टेड टू हिम, और ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, फ्यूचर में काम आएगा। ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस वाली रिलेशनशिप पर बेस्ड है भाई वो। सर और एग्जाम्पल देंगे फिड्यूशरी रिलेशनशिप? रिलीजियस गुरु एंड डिसाइपल, स्टूडेंट एंड टीचर नहीं। आप रिलीजियस गुरु हैं, मैंने लाइफ में जितने भी बुरे बुरे काम किए हैं सब आपको बता दिए। बोलो गुरु की शरण में जाऊंगा, गुरु के चरण में जाऊंगा तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, मुक्ति का मार्ग गुरु दिखाएंगे, सब बातें शेयर कर ली। अब गुरु गुरु नहीं है, गुरु घंटाल हैं। उन्होंने क्या किया, मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, और कॉन्ट्रैक्ट करने के दौरान सारी भाई अच्छी अच्छी टर्म्स अपने फेवर में रख ली। मैं बोल नहीं पाऊंगा, क्यों? आपको भगवान मानता हूं, या नहीं भी मानता हूं तो मन में ये सोचता हूं यार इसको तो मेरे बारे में सब पता है, ये भले यहां पर अन्याय कर रहा है, मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, मेरी पोजीशन नहीं है बोलने की। ये और अनड्यू इन्फ्लुएंस होने का क्या कारण? वन पार्टी suffers from infirmity, what is that? Weakness. डेबिलिटी बोलते हैं, वीकनेस और डेबिलिटी। एग्जाम्पल देता हूं जी। एन ओल्ड मैन, 90-year-old, as a young relative living with him, dash dash dash। इतना लिख दूंगा तो आपको याद आ जाएगा व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट। सर ये क्या? मेरी उम्र 90 साल है, मेरा एक रिलेटिव, यंग रिलेटिव मेरे साथ रहता है, मेरे बहुत सारे काम करते थे, नाश्ता वास्ता खाना वाना बनाने के लिए आदमी आता है, बट मुझे डॉक्टर पे लेके जाना हो,
या मेरा और कोई भाई उधर सपोर्ट की ज़रूरत हो तो वो लड़का बहुत सारी मेरी मदद कर देता है। मेरी इन्फीरियर पोजीशन है। अगर वो लड़का मेरे साथ किसी मामले पर कॉन्ट्रैक्ट करता है और एडवांटेज, अनड्यू एडवांटेज लेता है, तो मैं उसको मना नहीं कर पाता हूँ। क्यों? मुझे डर है कहीं मुझे छोड़ के चला गया तो मेरा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। मैं जितने मर्जी नौकर रख लूँ, एक अपना आदमी चाहिए जो मुझे अपना माने। आई फील दैट वे। तो उसके जाने से मेरे बहुत सारे काम रुक जाएंगे। आप समझ रहे हैं? तो वो अनफेयर एडवांटेज ले सकता है। तो ये 3 सिचुएशन में अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज होना पॉसिबल है। कैन वी अंडरस्टैंड? श्योर? भाई आगे बात समझिएगा। मिस्टेक इज अ रॉन्ग बिलीफ अबाउट समथिंग। मिस्टेक को हम लोग बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं एक्चुअली पीछे सोर्सेज ऑफ लॉ कहीं डिस्कस कर रहा था। कहाँ गया? नहीं है? इसमें था या दूसरे वाले में था? हाँ, ये रही। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी मैंने डिस्कस किया था। तो सब प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी डिस्कस करते करते आपने तो कितने पन्ने और खोल दिए, कितनी बातें और बता दी। हाँ जी। तो मैंने बोला था सबसे पहले जजेस डिसीजन देने के लिए जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनको यूज करते हैं, स्टैट्यूट्स बोलते हैं। अगर एग्जिस्टिंग लॉ नहीं हो बट कोई केस पर फैसला ऑलरेडी पास्ट में हो गया हो, तो वैसे ही सिमिलर केस का फैसला सुनाने के लिए अगर कोई स्टैट्यूट ना हो तो पीछे जो केसेस में फैसले सुनाए गए हैं, अभी का केस पिछले केसेस से सिमिलर है, तो वैसा ही फैसला सुना दिया जाता है। प्रेसिडेंट को फास्ट डिसीजन मेकिंग के लिए यूज कर लिया जाता है। जहां पर ना तो कोई लॉ है ना तो पीछे कोई केस है, वहां पर मैंने बताया था एकदम नॉवल सिचुएशन, NOVEL, नॉवल मतलब न्यू, नहीं, अनप्रेसिडेंटेड हमने लिखा था भाई, अभूतपूर्व, आज से पहले कभी ना हुआ हो, अनप्रेसिडेंटेड लिखा था ना। वर्ड लिख देता हूं जी, नॉवल। सर ये हम लिख तो रहे हैं बट आप ये जो ऐड ऑन करते जा रहे हैं भाई, वो आप पेज अभी स्क्रॉल होगा, आप देख लीजिएगा कि उस पेज पे कुछ आएगा तो ऐड ऑन कर लीजिएगा, वो अपसेट मत होइए उसमें। तो भाई अगर कोई नॉवल सिचुएशन हो, एकदम नई सिचुएशन हो, तो मैंने बताया था कि डिसीजन मेकिंग के लिए जजेस ये प्रिंसिपल यूज करते हैं। क्या प्रिंसिपल? अन्याय ना हो, जस्टिफाइड बात हो और दया का भी ख्याल रखना पड़ता है। ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या है? अगर आप कोई बेनिफिट डिजर्व नहीं करते हो तो आपके पास रख नहीं सकते हो, बेनिफिट रिटर्न करना पड़ेगा। कोई चीज जो आपकी नहीं है, आपको गलती से मिल गई है, उसको आपको रिटर्न करना पड़ेगा। जो आपका नहीं आप क्यों रखो, ये प्रिंसिपल। और चौथा जो सोर्स ऑफ लॉ है वो कस्टम्स हैं। कस्टम्स क्या है? प्रेजेंटली many customs have converted to statutes। भाई बहुत सारे कस्टम्स अब स्टैट्यूट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, मैं आपको समझाना चाहता हूं हिस्ट्री ऑफ कमर्शियल लॉज। मोस्ट ऑफ द लॉज emerged, emerged मतलब पैदा हुए, निकले। Most of the laws emerged from popular
practices of European merchants. ये देखिएगा, ये मीनिंग है जी। यूरोपियन मर्चेंट्स जो थे, ट्रेडर्स, उनकी जो बिजनेस की पॉपुलर प्रैक्टिसेस थी, पॉपुलर बिजनेस प्रैक्टिसेस ऑफ यूरोपियन मर्चेंट्स, भाई क्या बोलते हैं उनको, कस्टम्स और यूसेजेस। तो कभी भी आपको बोला जाए कस्टम या यूसेज, तो याद रखिएगा पुराने टाइम पर साल 1400 से लेकर 1900 तक, 500 साल, इन 500 इयर्स में यूरोपियन मर्चेंट्स ने बहुत ट्रेडिंग किया। यूरोप में कुछ खास मिलता नहीं था। क्या होता था यूरोप में? सोना, मेटल, कांच का सामान। ये लोग शिप वगैरह लेके निकलते थे और कहाँ आ जाते थे? इंडिया आ जाते थे। सिल्क, स्पाइसेस, पता नहीं क्या क्या खरीद कर यहाँ से लेके जाते थे और बदले में अपना वो जो तलवार है या बारूद है या वो सोना है, ये सब बेच के जाते थे। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये 400-500 सालों में इन्होंने कुछ प्रैक्टिसेस डेवलप कर ली, बिजनेस की प्रैक्टिसेस। वही बिजनेस प्रैक्टिसेस को कस्टम्स या यूसेजेस के नाम से बुलाया जाता था। सर कैसी प्रैक्टिसेस थी? एग्जाम्पल देंगे। देखिए आजकल कस्टम्स का कोई महत्व नहीं रह गया। क्यों? बिकॉज जितने भी कस्टम्स थे ना, वो सब उनके अभी लॉ बन चुके हैं, एस्टैब्लिश लॉ में कन्वर्ट हो चुका है। किसी जमाने में बड़ा इंपॉर्टेंस था, बट अब तो स्टेट्यूट में कन्वर्ट हो ही गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इनको लोन दिया, इनकी पेमेंट की डेट है भाई उधर 18 अगस्त, 18 अगस्त। तो उनका क्या कस्टम हुआ करता था कि 18 अगस्त को पेमेंट लेने जाएगा, सामने वाला 3 दिन का टाइम और ले सकता है, मतलब 19, 20, 21 तक तो उसको पेमेंट करना ही पड़ेगा, और नहीं पेमेंट करेगा तो सीवियर पनिशमेंट होगा। ये 3 दिन वाला जो रूल था ना, कस्टम था ना, ये अभी तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में स्टैट्यूट बन गया है। अब वो एनआई एक्ट में, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में आप देखेंगे तो 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस होते हैं। आप समझ रहे हैं? पुराने टाइम पे क्या होता था, बड़ी इंटरेस्टिंग भाई उधर ये एस्पेक्ट है, इफ यू वांट टू रियली अंडरस्टैंड थिंग्स, कि कांच का सामान बहुत ट्रांसपोर्ट होता था। क्यों? उनके यहाँ बनता ही यही था। क्या? झाड़ फानूस, शैंडिलियर बोलते, खिड़कियों में लगने वाले लाल रंग के, पीले रंग के, नीले रंग के ग्लासेस इंडियंस को बनाने आते थे। कहां से आते थे सब ग्लास? बेल्जियम। वो राजा महाराजाओं के उसमें महलों में आप जाएंगे अभी भी, राजस्थान इधर उधर, बोलेगा ये ग्लासेस बेल्जियम के। तो 1500 1600 एडी में वो सब ग्लासेस अंग्रेज लोग ला के बेचते थे। और तब तो शिप भी बड़े खराब हुआ करते थे, बड़े हिलते थे, तो टूट फूट नहीं हो, वो लोग क्या करते थे, कुशन दे देते, ग्रास व्रास सॉफ्ट चीज़ें डाल देते थे पेटी में ताकि टूटे नहीं, और पेटी को एक पर्टिकुलर वे में खड़ा रखते थे, बिकॉज अगर आप पेटी उल्टी रख देंगे तो टूट जाएगा, टूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो एक कस्टम उन्होंने डेवलप कर लिया था, पेटी पर ऐसा एरो बना देते थे। ये एरो का मतलब क्या जी? एरो का मतलब है दिस साइड अप। अब कोई भी लैंग्वेज में लिखा हो, कोई कुली मजदूर हो जिसको पढ़ना भी नहीं आता हो, वो सिंबल देखते ही समझ जाता था पेटी को ऐसे ही रखना है, उल्टा नहीं रखना। अब तो वो क्या है, पहले कस्टम था, अभी क्या है, इंस्टीट्यूट बन गया ना भाई, इट हैज बिकम अ इंस्टीट्यूट। सर कैसे बन गया इंस्टीट्यूट? अरे भैया आप प्लीज समझिए इस चीज को कि अब तो आपके जो पैकेजिंग के एक्ट्स हैं इंडिया में या किसी भी कंट्री में, उसमें लिखा होता है
कि अगर फ्रेजाइल आइटम हो तो खाली लैंग्वेज में लिख देने से नहीं चलेगा, डायग्राम बनानी पड़ेगी, डायग्राम। आप रेफ्रिजरेटर टीवी की पैकिंग देखेंगे ना, उसमें भाई उधर एक आदमी बना होगा और ऐसा ऐसा करके आदमी बना होगा और यहाँ पे आदमी खड़ा होगा और ये ऐसे दिखाएंगे जिससे पता चलेगा फ्रेजाइल है। आई डोंट नो क्या पिक्टोग्राम आजकल यूज कर रहे हैं, या ऐसा बना देंगे ग्लास, ऐसा ऐसा ग्लास बना देंगे और उसको बीच में टूटा हुआ दिखा देंगे कि भाई ये ग्लास आइटम है या टूटने वाली आइटम है, ताकि कुली आदमी भी ऐसा कुछ देखे तो उसको पता चले हाँ भाई इसको केयरफुली हैंडल करना है या इसकी ये साइड को आप रखना है, एरो एरो भी रहेगा। तो वो सब अब क्या है, स्टैट्यूट बन गए। तो अब कस्टम्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं रहे हैं, बट अभी भी कुछ कस्टम्स है जिनसे अभी भी लॉ बनने बाकी, तो बन जाएंगे, हमारी ज़रूरत होगी तो वो बन जाएंगे। ये सोर्सेज ऑफ लॉ है, ठीक। पॉपुलर प्रैक्टिसेस ऑफ यूरोपियन मर्चेंट्स, prevailing is existing, from very large number of years. दो सौ 300 सालों से वो पॉपुलर प्रैक्टिसेस अब स्टैट्यूट्स में कन्वर्ट हो गई। इज इट फाइन? अब भाई उधर ये टर्म्स तो हमने डिस्कस की, अब वोकैबुलरी बिल्डिंग जो अपने को लॉ में चाहिए, प्रिज्यूम, पहले से मान लेना, जब आप पहले से ही कुछ मान लेते हैं, इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, प्री प्लस assume. Assume beforehand, पहले से ही मान लेना। The act of presuming is also called premising। सर समझा नहीं चचा, ये जो प्रीमाइज है ना, इसका पहला मीनिंग हम लोग को कॉमर्स वालों को क्या पता है? लैंड, बिल्डिंग, स्पेस, प्रीमाइज। दूसरा मीनिंग क्या होता है प्रीमाइज का? मतलब मेक एन अजम्पशन बिफोर डूइंग, कुछ करने के पहले अजम्पशन कर लेना पड़े, उसको भी प्रीमाइज बोलते हैं। इज इट फाइन? प्रिजम्पशन, the act of premising, presumption बोलते हैं उसको। चलिए जी, प्राइमा फेसी, लैटिन है, लैटिन। प्राइमरली ऑन फेस, जो दिखता है। क्या जो दिखता है वो हमेशा होता है? सो ऊपरी तौर से। सर इतना हिंदी हमको नहीं आता है। दैट इज ऑन द सरफेस, ऊपर से जो दिखता है। वन विच इज apparent,
वन जो ऑब्वियस है, फैक्ट है वो नहीं पता, बट जो ऊपर से दिखता वैसा ही है। प्राइमा फेसी बेरी कैसा दिखता है? मोटा है, अनहेल्दी, मोटा है। अंदर क्या पता नहीं। सर क्या बोलेंगे? फिटर देन 16-year-old पर्सन। तो प्राइमा फेसी क्या देखता है? इज फैट। तो सच क्या है? ना थकने वाला। एक दिन मेरा भांजा अमृतसर से आया, बोला चलो मामू साइकिलिंग पे, सुना बहुत साइकिलिंग करते, बोला चल। तो साइकिल लेकर भाई उधर निकल पड़े एंड ऑन एन एवरेज 12 घंटे साइकिलिंग कराया उसको उस दिन, 12 hours। बोला चल हाईवे पर। सर कितने किलोमीटर? 105 107 किलोमीटर कवर किया होगा। कम है। 12 घंटे आप साइकिलिंग करें तो एवरेज स्पीड बड़े मजे से पर आवर, बड़े मजे से 15 किलोमीटर तो होनी चाहिए। 15 × 12 180, रेस्ट पीरियड लेकर भी खाली 107 किलोमीटर, वो 105 या 7 किलोमीटर किया साइकिलिंग, ठुस हो गया। तो सर वापस कैसे आते हैं आप ऐसे साइकिलिंग? ट्रक को रोकते कि भाई कलकत्ता जाना है, 100 किलोमीटर दूर बहुत सारे ट्रक आ रहे होते, यू गिव देम 100 रुपीज साइकिल और आपको पीछे लोड कर लेंगे, ले आएंगे। तो नहीं, अभी फर्क पड़ गया भाई, लोगों का एक्सरसाइज का सीन जो है वो बहुत गड़बड़ हो गया। आपसे बात छिड़ी ही है। कोई वर्ड आपने पूछना हो तो पूछिए भाई, मैं ही लिखते जाऊंगा। लाइए आपका स्टडी मैट दीजिए, दे दीजिए भाई साहब, मैं खोज लूंगा कुछ भी कहीं से भी। आप भी बोल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है मेरा आपके बारे में अंडरस्टैंडिंग अच्छा ना हो, मैं मान लूं कि आपको आता ही होगा। सू का मतलब पता है? फाइल अ केस। सूट मतलब क्या होता है? अ केस फाइल इन लॉ कोर्ट। सूट। भाई आप बोल सकते हैं एनीथिंग यू वांट टू आस्क। डेट्रीमेंट, anything which causes loss or liability or imposes a burden or is simply harmful। डेट्रीमेंट से रिलेटेड वर्ड क्या जी? डेट्रीमेंटल। स्मोकिंग इज डेट्रीमेंटल टू योर हेल्थ। भाई
आपके 4 बच्चे हैं, आप मियाँ बीवी दोनों काम पे चले जाते हो, मुझे बोलते हो कि बच्चों को संभाल लेना, तुम्हें बच्चों के संभालने के चार्ज दे देंगे, बेबी सिटिंग चार्जेस, तो I've undertaken a responsibility. सो भाई मेरा डेट्रीमेंट क्या है कि मेरे पास अपने लिए टाइम नहीं बचेगा, आपके बच्चों को दे दूंगा अपना टाइम। आपने अपनी कोई चीज मुझे यूज करने को दे दी, तो आप उसको यूज करने से वंचित रह जाएंगे। आपका डेट्रीमेंट क्या है, व्हाट इज योर लॉस, कि आप अपनी चीज यूज नहीं कर पाओगे। फायदा भी तो मिल रहा है ना उसके बदले में, भाड़ा मिल रहा है, भाड़ा। जब मैंने अपना टाइम आपके 4 बच्चों को दे दिया, मेरा डेट्रीमेंट क्या था, मेरा लॉस ऑफ टाइम, बट उसके बदले में कंपनसेशन भी तो मिला, आपने रुपए दिए मुझे बेबी सिटिंग चार्जेस। सो कोई भी चीज अगर लायबिलिटी या लॉस कॉज करे या बर्डन क्रिएट करे या हार्मफुल हो, तो बोलते हैं वो डेट्रीमेंटल है, डेट्रीमेंट। और बात करते हैं भाई, हाँ जी, बेस्टो। टू पुट, एग्जाम्पल, I will not bestow any responsibility on an idiot like you. एग्जाम्पल भाई, तू इतना केयरलेस है कि तेरे पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लाद ही नहीं डाली ही नहीं जा सकती, लाद ही नहीं सकते। बेस्टो इज लाद देना, डाल देना। भाई जरा ख्याल करिएगा, आई विल मेक मोर सेंटेंस। Lord Ram was bestowed with unparalleled qualities. भगवान राम की जो क्वालिटीज थी, जो परमपिता परमेश्वर ने, आप बोलिए भाई उधर, लॉर्ड राम, अब बोले भगवान ने भगवान पर वो क्वालिटीज डाली। अब हम लोग यूँ ही बोलते हैं कि भाई उधर श्री रामचंद्र जी पर ऊपर वाले ने असीम कृपा की थी और ऐसी ऐसी क्वालिटीज उनमें डाली थी जो अतुलनीय हैं, अनपैरेलल, जिनकी भाई उधर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। बेस्टॉर्ड मतलब डाल देना, पुट ऑन, प्लेस। टू बेस्टॉ इज टू पुट ऑन, प्लेस समथिंग। ये लीजिए बेस्ट ऑफ। भाई मैं आगे वर्ड खोज रहा हूं, उसके पहले, मेरे खोजने के पहले आप पूछ सकते हैं। प्रोसिक्यूट, पनिश, इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट। भाई मैं लिख दिया ना भाई, शांति से बैठिए ना, थोड़ा बैलेंस में चलिए। अगर वर्ड नहीं लिखा हो तो हाँ, जब मैं कर रहा हूं उसके पहले बोल दीजिए। इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट का मतलब सर वो एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन। इंस्टीट्यूट मीन्स टू स्टार्ट। आई instituted a protest by, maybe I started a complaint, I instituted a suit,
मैंने केस फाइल कर दिया। ये मुझे यही बताना था, मैं भूल गया बताना, अब आपने पूछ ही लिया। दैट्स वाई सिंस ये सारे कमर्शियल लॉज मर्चेंट्स के कस्टम से बने हैं, मर्चेंट्स की जो बिजनेस प्रैक्टिसेस थी, दैट्स वाई ऑल कमर्शियल लॉज आर कॉल्ड मर्केंटाइल लॉ। मर्केंटाइल मतलब जो मर्चेंट से एसोसिएटेड है। मर्चेंट्स मतलब क्या जी? ट्रेडर्स। तो मर्केंटाइल मतलब जो ट्रेडिंग कस्टम से पैदा हुआ है, आर कॉल्ड मर्केंटाइल लॉस। इज इट फाइन? हाँ जी, बोल सकते हैं, मैंने भी कोई वर्ड लिखा नहीं है। ओके, competent. What is meaning of competent? Capable. So you mean to say कि this is used in general language, general sense also? Yes. Capable, that's the general meaning, the literal meaning, competent or capable. In law, competent means capable of understanding the content, capable of understanding the content of an agreement number one, and number two, effect on one's welfare if such deal is accepted. अगर आप दो चीज कर पाने में केपेबल हैं, एक तो जो ऑफर एक्सेप्टेंस हो रहा है आपको समझ में आ रहा है कि क्या बोला जा रहा है, दूसरा अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो उससे आपका फायदा होगा या नुकसान होगा, इतनी अकल अगर आप में समझने की है तो आप कंपेटेंट हैं। तो ऐसा कब नहीं होता है बताता हूं, जरा मुझे 1 मिनट दीजिए।